ऑनर किलिंग में अपने बच्चों को उनके मर्जी के मुताबिक जीने से रोका जाता है, जो कि एक गैर कानूनी है आज के दौर में। ऑनर किलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम कस्टमरी किलिंग भी कहते हैं। पुराने जमाने में भी ऐसा होता था, कोई लव मैरिज वगैरह होती थी, करते थे, अपनी पसंद के मुताबिक चलते थे, तो उनको लड़के या लड़की की उनके पेरेंट्स उनकी हत्या कर देते थे। लोगों को फोर्स्ड सेक्स के लिए भी कहा जाता था और कई बारी तो महिलाएं आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाया करती थी। आजकल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिव रिलेशनशिप को भी जो है कि मान्यता दे दी है। जब एक लिव रिलेशनशिप क्या होता है कि विदाउट मैरिज एक लड़का लड़की इकट्ठे रह सकते हैं एंड दे कैन एंजॉय बेड, दे कैन शेयर बेड, दे कैन एंजॉय सेक्स आल्सो एंड दे कैन वो बच्चों को भी पैदा कर सकते हैं। नमस्कार, आज की हमारी वीडियो समाज में जातिगत कट्टरता, इसके दुष्परिणाम, इसके प्रमुख कारण व संविधान में निहित इसके विरुद्ध प्रावधानों पर निहित है। अगर आप भी एक जागरूक नागरिक हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जाति प्रथा की समस्या आज भी हमारे समाज के लिए अभिशाप बनी हुई है। आजादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर जातिगत हिंसा देश को शर्मसार करने वाली है। बिहार की तनुप्रिया का किस्सा आज YouTube पर बहुत चर्चा में है। 5 मई को तनुप्रिया ने अपने प्रेमी राहुल कुमार के साथ प्रेम विवाह किया था। तनुप्रिया जाति की ब्राह्मण थी तथा राहुल कुमार अलग जाति से संबंध रखते थे। दोनों दरभंगा मेडिकल कॉलेज में BSc नर्सिंग के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी थे। तनुप्रिया के प्रेम विवाह को उसके पिता ने स्वीकार नहीं किया और जातिगत अहंकार में 5 अगस्त 2025 को राहुल कुमार के कॉलेज के गेट पर उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तनुप्रिया ने गोली मारने वाले शख्स की पहचान अपने पिता प्रेम शंकर झा के रूप में की है तथा उन पर कई संगीन इल्जाम भी लगाए हैं। तनुप्रिया का कहना है कि मेरे पिता ने विवाह से पहले राहुल कुमार से नाता तोड़ने तथा उस पर झूठे बलात्कार का केस डालने के लिए मुझे मजबूर किया था। तनुप्रिया के मना करने पर 1 महीने तक उन्हें अपने ही घर पर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी गई। उनका कहना है कि राहुल कुमार ने उनसे विवाह करवाकर उन्हें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई थी। अपने पिता की बात न मानने का अंजाम ये हुआ कि 5 अगस्त 2025 को कॉलेज के गेट पर राहुल कुमार के सीने में गोली दागकर उनकी हत्या कर दी गई। बता दें, राहुल कुमार अपने परिवार का इकलौता बेटा था। तनुप्रिया अपने पति के साथ हुए अन्याय के लिए चीख चीख कर समाज के सामने न्याय की गुहार लगा रही है। हमारे संविधान में इस समस्या को समाप्त करने के लिए क्या क्या प्रावधान है तथा किस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए न्याय की मांग की जा सकती है, आइए जानते हैं एडवोकेट डॉक्टर सत्यपाल सलूजा से। आजकल का जो समाज में एक बर्निंग इशू चल रहा है ऑनर किलिंग का। ऑनर किलिंग ये हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। ऑनर किलिंग के जरिए लोग अपने दुश्मनियां भी निकालते हैं। ऑनर किलिंग में अपने बच्चों को उनके मर्जी के मुताबिक जीने से रोका जाता है, जो कि एक गैर कानूनी है आज के दौर में। ऑनर किलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम कस्टमरी किलिंग भी कहते हैं। पुराने जमाने में भी ऐसा होता था, जबकि लोग अगर बच्चे बच्चियां अपनी पेरेंट्स के मर्जी के मुताबिक शादियां करते थे या किसी और वजह से कोई लव मैरिज वगैरह होती थी, करते थे, अपनी पसंद के मुताबिक चलते थे, तो उनको लड़के या लड़की की उनके पेरेंट्स उनकी हत्या कर देते थे। लेकिन एक वक्त था जबकि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, जानकारी नहीं थी, कानून हमारे इतने कोई स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो एक ट्रेडिशनल
आज से 100 साल 200 साल पहले परंपराएं शुरू होती थी। हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस चलती थी। लोगों को फोर्स्ड सेक्स के लिए भी कहा जाता था और कई बारी तो महिलाएं आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाया करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे कि हमारे मुस्लिम लॉ में मुत्ता मैरिज का एक कंसेप्ट है। मुत्ता मैरिज क्या होता है? टेम्परेरी मैरिज। जब कोई एक आदमी हज वगैरह पर या कहीं और जाते थे तो साथ में टेम्परेरी लेडीज जाती थी, तो वो जस्ट टेम्परेरी साथ में रखते थे, उनको निकाह पढ़ लेते थे, लेकिन वो टेम्परेरी होती थी। जब पर्पस खत्म तो उनको छोड़ दिया जाता था। तो लेकिन आज मुस्लिम कम्युनिटी में भी एक अवेयरनेस आ गई है। कोई भी औरत ये पसंद नहीं करती कि मेरा शौहर मुझे सिर्फ किसी खास पर्पस के लिए साथ रखे, बाद में मुझे वो छोड़ दे। तो आज भी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत जागरूकता आ गई है। लोग पढ़ लिख गए हैं, लोग आगे आ गए हैं और इन चीजों से बाहर आ रहे हैं। इसी तरीके से और भी हमारे कम्युनिटीज के अंदर है। जैसे हमारे हिंदू लॉ में है कि आप सपेंडालिशन की बात करते हैं कि एक ही सपेंड का बंदा नहीं होना चाहिए। सपेंड का मतलब होता है कि वो फादर और मदर की तरफ से 4 डिग्री और 3 डिग्री बंदे को रिलेशन में नहीं होना चाहिए, कहीं उसका संबंध नहीं होना चाहिए। ये क्यों है कि ये माना जाता है कि सपेंडा का मतलब कि आप जो है कि लड़का लड़की का दोनों किसी न किसी तरीके से वो ब्लड रिलेटेड हैं, वो भाई बहन मान के चलते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, ये चीजें आज दूर होती गई हैं। हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है जो हमको अलाउ करता है, इजाजत देता है कि आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। मतलब है तो सारे इंसान ही ना, जाते तो हमने बनाई हुई है, कम्युनिटी हमने बनाई हुई है, ग्रुप हमने बनाए हुए हैं। भगवान के घर से सारे इंसान ही आते हैं। अगर भगवान के घर सारे इंसान आते हैं तो हम कौन उसको होते हैं बांटने वाले? ये सिर्फ हमारे एक मन की उपज है, हमारा एक मानसिक स्टेटस ऑफ माइंड है कि भाई हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम सिख हैं, हम अदरवाइज हैं, हम किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो जात पात में कभी भी अगर हम फंस जाएंगे तो हम कभी भी आगे ग्रो नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते, जो हमारे देश के लिए एक बहुत ही, देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत ही खतरे की बात होगी। तो हर आदमी को अपने ढंग से जीने का हक है। हमारा भारतीय संविधान हमको आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी देता है। राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमको दिया हुआ है भारतीय संविधान ने। राइट टू नो पर्सन कैन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ discriminated, no person shall be discriminated on the basis of race, caste, community, color, etc. मतलब कि आप किसी जात के आधार पर किसी बंदों में भेदभाव नहीं कर सकते, किसी रंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इसी तरह आर्टिकल 21 है, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हर बंदे को अपना जीने का हक है, उनकी लिबर्टी, उनकी लाइफ को अपने ढंग से जीने का हक है। हाँ, सिर्फ कानून के जरिए उनको हम रोक सकते हैं, कानून के दायरे में रह करके, अदरवाइज नहीं। तो एक जो मैरिज है, हम समझते हैं कि ये एक बंदे को जीने का हक है उसका। अपनी चॉइस, अपनी मर्जी के मुताबिक अपना लाइफ पार्टनर ढूंढो, अपने लाइफ पार्टनर से अपनी को अच्छी लाइफ लो, वो बिताओ। आजकल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिव रिलेशनशिप को भी जो है कि मान्यता दे दी है। जब एक लिव रिलेशनशिप क्या होता है कि विदाउट मैरिज एक लड़का लड़की इकट्ठे रह सकते हैं, एंड दे कैन एंजॉय बेड, दे कैन शेयर बेड, दे कैन एंजॉय सेक्स आल्सो, एंड दे कैन, वो बच्चों को भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पैदा होते हैं लिव रिलेशनशिप से, वो लेजिटिमेट माने जाएंगे, क्योंकि उनका क्या कसूर है। मतलब कहने का यह है कि जब एक अनमैरिड कपल किसी भी जात का, बाहर में कहीं भी जाकर एक लड़का और लड़की है बस रिलेशन किया है, वो किस जात का है, कैसे, कहां से आया है, नोबडी बॉदर्स, वो इकट्ठे रह सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम एक डिफरेंट कास्ट के आदमी बच्चे जो वो शादी क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या हर्ज क्या है? वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो पर्सनल चॉइस के आगे हम आकर के हम उनको जीने का हक जो उनका छीन रहे हैं। हमको जो पेरेंट्स हैं
वो आजकल क्या करते हैं, बच्चों को अपने साथ शेयर नहीं करते। बच्चों को एज ए फ्रेंड ट्रीट करो, उनके मन में क्या है उनसे पूछो, उनके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है अगर बच्चा कोई गलत स्टेप उठाने जा रहा है, सपोज कई बार हो जाता है, उनको गाइड करो, उनको सलाह दो अच्छी, उनके साथ खड़े हो। ना कि अगर आप उनसे पूछोगे नहीं, बच्चा अगर कोई अपने आप कुछ कर लेता है, आप बच्चों की हत्या कर देते हो। जैसे पीछे हरियाणा में खाप पंचायत वगैरह में बड़ा कुछ आया था, उन्होंने खुद फैसले लेने शुरू कर दिए थे कि ऐसा नहीं होगा। और कई पूरे इंडिया में देखते हैं रोज कोई ना कोई ऑनर किलिंग होती है, कभी बिहार में भी, यूपी में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, कहीं भी, हर जगह मतलब कोई ना कोई इंसिडेंट सुनने को मिलता है, न्यूज आ जाती है। तो ये एक हम समझते हैं हम मानवता के नाम पर एक कलंक है। बच्चों से उनके जीने का हक छीना जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है, हमारे भारतीय संविधान के उल्टा है। इस घटना ने समाज को दो धड़ों में बांट दिया है। कुछ लोग आरोपी पिता के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनका समर्थन करते भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि अंतर्जातीय विवाह के नाम पर किसी को मौत के घाट उतार दिया गया हो। इतिहास साक्षी है कि इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। सजा के नाम पर मात्र दिलासे ही दिए जाते हैं। इस घटना ने फिर से वही सवाल खड़े कर दिए हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं। आपको बता दें कि समाज के आरंभ में जाति व्यवस्था एक समाज के सही संचालन के लिए बनाई गई थी। अगर आपको भारतीय समाज के संरचनात्मक गठन की थोड़ी सी भी जानकारी हो तो आपको पता होगा कि वर्ण व्यवस्था का निर्माण समाज के कार्यभार को सही व सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था। उस समाज में शिक्षा में निपुण व्यक्ति को ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता था। ये भी बता दें कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा ऐसा अनिवार्य नहीं था। धीरे धीरे समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को कट्टर जातिगत रूप में परिणत कर दिया। मान लेते हैं कि अशिक्षित समाज को ये बात समझाना बहुत कठिन थी, किंतु आजादी के 79 वर्षों के बाद जब देश की साक्षरता दर 78% के आसपास है, ऐसी कट्टरता देख दिल दहल जाता है। अगर बात करें जातिगत कट्टरता के कारणों की, तो इसके पीछे कई कारण छिपे हैं। पहला, हम शिक्षित नहीं साक्षर हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना तो आता है पर बौद्धिक स्तर पर आज भी कुंठित हैं। दूसरा कारण, समाज में व्याप्त लिंग भेद की समस्या है। हम लाख कहें कि बेटी बेटा समान हैं, पर मानते आज भी नहीं। अगर कोई 10-20% मानते भी हैं, तो इससे देश का भला होने वाला नहीं है। तीसरा और प्रमुख कारण देश में वोट बैंक की राजनीति है, जिसने मात्र अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कभी जातिगत कट्टरता को समाप्त ही नहीं होने दिया। हमारा उद्देश्य जातिगत व्यवस्था में दम तोड़ती देश की जनता को मुक्त करवाना है। यकीन मानिए, अगर आप ये सोचकर चुप हैं कि किसी के घर का मामला है तो आप गलत हैं। समाज की कोई भी समस्या किसी एक की नहीं होती। अपनी परंपरागत कुंठाओं को त्यागते हुए एक बेहतरीन समाज के निर्माण में हमारा योगदान दें, ताकि आपकी और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को मानसिक वेड़ियों से आजादी मिल सके। आजाद हैं तो आजाद दिखना जरूरी है। गुलामी चाहे विदेशी आक्रांताओं की हो, चाहे मानसिक कुंठाओं की, गुलामी तो गुलामी ही है। इसे तोड़ना हम सबके हाथ में है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए और अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद रखिए।